तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे फलनों के फलन का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है डिफरेंशिएशन का, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलते हैं हमको वो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि अभी तक जो अपन बेस मजबूत कर रहे थे, अगर आपने पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 बहुत अच्छे से किया है बच्चों, तो अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत डिफरेंशिएशन में नहीं होने वाली है। हमेशा वही टाइप के डिफरेंशिएशन मिलेंगे, वही टाइप के फंक्शन मिलेंगे जो अपन ने पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 में एकदम डिटेल से किए हैं। तो इसीलिए अगर आपने नहीं किया है पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, तो एक बार फिर से कहूंगा कि वापस जाके वहां मेहनत करिए। आप जो मेहनत वहां करेंगे बच्चे, वो यहां दिखाई देगी। तो बच्चों, अभी अपन देख रहे हैं फलन के फलन का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक हमें जितने भी फंक्शन मिले हैं वो डायरेक्ट फंक्शन मिले हैं, कंप्लीट फंक्शन मिले हैं। अब कंप्लीट फंक्शन का मेरा मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जैसे मान लो कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो ये कौन सा फलन है? यह एक त्रिकोणमितीय फलन है ना बच्चे। और त्रिकोणमितीय फलन किस पे निर्भर करता है? त्रिकोणमितीय फलन अपने कोण पर निर्भर करता है, वो अपने कोण पर डिपेंड रहता है। तो मतलब साइन डायरेक्ट एक्स पर डिपेंडेंट है, मतलब साइन एक्स क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। ऐसे ना होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, बस थीटा के स्थान पे एक्स आ गया। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स। तो साइन एक्स ये कंप्लीट फंक्शन है बच्चों, क्योंकि यह अब डायरेक्ट अपने वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, या डायरेक्ट अपने अचर पर निर्भर है, चर पर निर्भर है, स्वतंत्र चर पर निर्भर है, y इक्वल टू साइन एक्स। तो ये क्या हुआ? एक कंप्लीट फंक्शन हुआ। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो आप कहोगे सर ये भी तो कंप्लीट फंक्शन है, लॉग एक्स ही होता है, लॉग एक्स से कम हमने नहीं सुना है ना, डायरेक्ट अपने x पर निर्भर है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर मैं y इज इक्वल टू ई पावर x बोलूं, तो आप बोलोगे सर ये भी कंप्लीट फंक्शन है, क्योंकि यहां भी e अपने x पर ही निर्भर है, e अपने x पर ही डिपेंड है, e डायरेक्टली अपने x से कनेक्टेड है। तो इस तरीके के जितने भी फंक्शन होते हैं बच्चों, वो कंप्लीट फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कंप्लीट फंक्शन कहलाते हैं। अब अगर थोड़ा सा ध्यान करो तो हमने क्या किया, हमने पिछले एक्सरसाइज में बहुत सारे काम किए, या तो e पावर x प्लस या माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया। तो यहां भी एक कंप्लीट फंक्शन प्लस माइनस दूसरा कंप्लीट फंक्शन। कंप्लीट फंक्शन मतलब पूर्ण फलन, जो फलन डायरेक्ट अपने चर राशि x पर निर्भर होगा, उसे हम डायरेक्ट फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां भी ये एक कंप्लीट फंक्शन है और ये एक कंप्लीट फंक्शन है। और हमने पढ़ा बच्चों, या तो फिर e पावर x इंटू साइन एक्स पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, ये भी e पावर x अपने आप में कंप्लीट, पहला फलन। दूसरा फलन क्या है? साइन एक्स अपने आप में कंप्लीट। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने पढ़ा बच्चों y इज इक्वल टू अपॉन कर दिया e पावर x अपॉन साइन एक्स। तो बच्चों ये पहला फलन ये भी कंप्लीट है, डायरेक्ट x से कनेक्टेड है। ये दूसरा फलन ये भी कंप्लीट है। तो फिर हम यहाँ पे किस प्रकार के फलनों की बात कर रहे हैं? तो बच्चों, इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन देख लिया है। लेकिन आपको पता है, मैंने कई दफा कहा है कि फंक्शंस को, फलनों को इतना नॉर्मल लेकर मत चलो बच्चे। ये फलन जो हैं हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान करते हैं। आपने कई मशीनें देखी हैं जो ऑटोमेटिक आपका काम पूरा कर देती हैं, चाहे वो कोई मशीन हो, कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, ऑनलाइन मशीन हो, ऑफलाइन मशीन हो। बच्चे, इन सब मशीनों में इन्हीं फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये मशीन इनपुट देने पे आउटपुट देती है। बच्चे, ये भी क्या होगा? फंक्शन। इनपुट x का मान दोगे तो y का मान मिलेगा। तो मतलब कहने का ये है प्यारे बच्चों कि फंक्शंस हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो उन्हें अब अगर हम डिफरेंशिएशन का एक और अलग काम है, तो अगर हमें डिफरेंशिएशंस को अच्छे से समझना है, तो जितने प्रकार के फलनों की संभावना है, जितने प्रकार के फंक्शंस की संभावना है, उन सब का डिफरेंशिएशन हमको आना चाहिए। तो अब बच्चों बताओ, अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन हो जाए और log x हो जाए, तो क्या इसमें दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कर सकते हो? नहीं कर सकते बच्चे,
क्योंकि यहाँ पे दो फलन तो है ही नहीं है। दो फलन तब होते जब y इज इक्वल टू साइन एक्स होता और इनटू का log x होता। जब फलन कंप्लीट होगा तभी वो 1 होगा। तो ये है पहला फंक्शन और ये है बच्चों दूसरा फंक्शन। लेकिन हमारे इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है बच्चों, साइन log x। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट फंक्शन हुआ बच्चे, एक फंक्शन कहलाएगा ये समझो कि जहां पे फंक्शन में x मिल जाए वहीं पे वो एक फंक्शन कहलाएगा। तो साइन के बाद क्या है, x है क्या, नहीं है, log x है। ये पूरा एक फंक्शन हुआ बच्चे। मतलब यहाँ पे साइन log ऐसे जुड़े हैं कि उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये एक ही फंक्शन है। तो यहाँ पे गुणनफल का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा। अब फिर समस्या क्या है, अपने पास साइन x का फार्मूला है, साइन x का फार्मूला है cos x, साइन log x का फार्मूला नहीं है। ठीक है बच्चे, या फिर अपने पास अकेले log x का फार्मूला है। अगर उसमें इस तरीके से साइन जुड़ा हुआ है तो हमारे पास फार्मूला नहीं है प्यारे बच्चों। तो यही कहलाता है फंक्शंस ऑफ फंक्शन। बच्चे log x एक फलन हो गया, साइन x एक फलन हो गया। साइन क्या है, साइन अब x का फलन नहीं है। अगर मैं सीधे y इज इक्वल टू साइन x कहूं तो साइन x का फलन है, लेकिन यहां पे साइन log x का फलन है और log x खुद एक फलन है। तो फलनों का फलन है ना बच्चे, फलनों का फलन, फंक्शंस ऑफ फंक्शन। तो कहने का मतलब जब दो फंक्शंस, तीन फंक्शंस, चार फंक्शन कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हों कि उन्हें हम नॉर्मल तरीके से सेपरेट ना कर सकें तो उन्हें हम फंक्शंस ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यही बात है। एक बार और ध्यान समझते हैं इसको अपन। तो अभी अपन देखें, अगर अपन देखें इसको तो y इज इक्वल टू साइन के बाद x होगा तभी वो फंक्शन कहलाएगा। लेकिन फिर log हो गया, log x हो गया, तो अब साइन फंक्शन केवल साइन फंक्शन नहीं है, साइन log x पूरा फंक्शन है बच्चों। तो वही अपन देखते हैं डेफिनेशन कि माना जैसे एक एग्जांपल इन्होंने लिया है साइन e पावर x, यहाँ भी साइन एक फलन, e पावर x एक फलन, लेकिन साइन के बाद x नहीं मिला मतलब साइन कंप्लीट नहीं हुआ। साइन e पावर x मतलब ये पूरा एक फंक्शन है और हमारे पास फार्मूला है साइन x का, साइन e पावर x का नहीं है। तो यही इस चैप्टर में अपन काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो माना साइन e पावर x कोई फलन है, लेट साइन e पावर x इज अ फंक्शन। स्पष्ट है यह फलन e पावर x पर डिपेंड करता है ना। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि साइन e पावर x जो है ये फंक्शन जो है e पावर x पर निर्भर करेगा। प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू अगर केवल साइन x होता है तो ये फलन किस पे निर्भर करेगा, ये फलन अपने स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ही निर्भर करता है। क्योंकि जब मैं x का मान चेंज करता रहूंगा तो y का मान चेंज होता रहेगा। तो कोई भी फंक्शन जो है अगर साइन है, साइन के बाद जो है उस पे ही निर्भर करेगा। क्योंकि साइन के बाद क्या होता है, कोण होता है। अब कोण के स्थान पे x है तो x पर निर्भर करेगा, कोण के स्थान पे e पावर x है तो e पावर x पर निर्भर करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो निर्भर करता है। किंतु e पावर x खुद पे निर्भर नहीं करता, e पावर x तो स्वयं x पर निर्भर करता है। तो जब कोई फंक्शन किसी और फंक्शन पर निर्भर करे और वो फंक्शन किसी और चीज पर निर्भर करे तो इस प्रकार के फलनों को हम फलनों का फलन कहते हैं, फलनों का फलन कहते हैं। e पावर x एक खुद फलन है और वो साइन के साथ जुड़ा है तो फलनों का फलन। तो जब हम फलनों के फलन का अवकलन करते हैं तो इसी प्रोसीजर को फलनों के फलन का अवकलन कहते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शंस ऑफ अ फंक्शंस कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो अतः जो फलन प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता, ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली बच्चों डायरेक्टली अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड नहीं होता, वह फलन जो प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता, फलन का फलन कहलाता है। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो सबसे पहला जो है कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं कि इनका फिर डिफरेंशिएशन कैसे होगा। भाई फार्मूला तो है नहीं तो फिर सर जी इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो अपनी नवबोध की बुक में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, एनसीईआरटी वाले भी हैं, तब भी ये कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, माना अभी देखो, माना
अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं ये, तो माना y इज इक्वल टू अगर f ऑफ t है बच्चों, y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है तो फंक्शंस x पर निर्भर है। जैसे y इज इक्वल टू f ऑफ x के स्थान पे sin x है, x पर निर्भर है। y इज इक्वल टू f ऑफ t है तो t पर निर्भर है। लेकिन अब यहाँ पे जहां जहां t भी क्या है, t इज इक्वल टू g ऑफ x है, मतलब y t पर निर्भर है और t खुद x पर निर्भर है। t खुद x पर निर्भर है, y क्या है, t पर निर्भर है। अब ये t खुद क्या है, किसी और पर निर्भर है, तो ये क्या हो गया, फलनों का फलन हो गया। ठीक है बच्चों, अब अपन को चाहिए तो क्या, अगर फंक्शंस y है बच्चों तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या चाहिए, अवकलन करना मतलब dy अपॉन dx चाहिए। हमें चाहिए तो dy अपॉन dx ही, अवकलन करना है मतलब dy अपॉन dx निकालना है। तो वही बात देखते हैं बच्चे कैसे अपना इसको कर पाएंगे। तो अभी अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि माना स्वतंत्र चर x में, माना अब देखो मेन तो x है, मेन तो x है ना, चेंज कहाँ होगा, x में होगा। अगर मान लो y इज इक्वल टू लॉग करके x ना होके साइन x है, तो आप मान तो x में दोगे ना, आप मान तो x में दोगे। कहने का मतलब ये है कि y इज इक्वल टू लॉग t हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम साइन x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब चेंज तो x में होगा, पहला चेंज x में आएगा, x चेंज होने के बाद साइन x चेंज होगा, x में मान रखने के बाद साइन x का मान आएगा। अब ये जो मान आएगा ये लॉग को मिलेगा, तो पहले x में बदलाव करोगे साइन x बदलेगा, मतलब x में बदलाव करेंगे t बदलेगा, और फिर t का जो बदलाव है वो log में आएगा, तो मतलब जो t का बदलाव है वो y में आएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे माना x में अल्प वृद्धि, कोई कहे अल्प वृद्धि क्यों करते हो सर, तो डिफरेंशिएशन जो होता है परिवर्तन की दर ज्ञात करता है, सूक्ष्म परिवर्तन की दर, आंधी तूफान वाला परिवर्तन नहीं बच्चों, ऐसा परिवर्तन जो हमें देखने से समझ ना आता हो, इतने बारीक परिवर्तन, इसीलिए अपन सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं। अल्प वृद्धि है ना प्यारे बच्चों, अल्प वृद्धि डेल एक्स करने पर डेल एक्स करने पर टी में अल्प वृद्धि है ना, अल्प वृद्धि डेल टी हो जाती है। एवं y में पहले भाई x में चेंज आएगा, है ना, x में चेंज t चेंज होगा, और t चेंज होगा तो y चेंज होगा। y में अल्प वृद्धि मतलब स्मॉल चेंज, अल्प वृद्धि क्या हो जाती है बच्चे, डेल y होती है, डेल y होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, डेल y होती है। तब हमें निकालना क्या है, y में चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रहे x में चेंज किया तो t चेंज हुआ, t चेंज हुआ तो y चेंज हुआ, लेकिन हमें y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो मतलब वही है ना, x में चेंज किया t चेंज हुआ, t चेंज होने के कारण y चेंज हुआ, मतलब देखा जाए तो y चेंज हो रहा है t चेंज होने के कारण, लेकिन t चेंज हो रहा है x चेंज होने के कारण। तो मैं ये कह सकता हूं कि y x के कारण ही चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपसे पिताजी से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं है कि पिताजी 500 रुपए दे दो, पिक्चर देखने जाना है। ठीक है ना, आप किससे बोलोगे, मम्मी से बोलोगे, मम्मी 500 रुपए चाहिए, दिलवा दो पापा से। अब मम्मी बोलेगी पापा से, अब पापा पैसे देंगे मम्मी को, मम्मी तुम्हें देगी, तो अल्टीमेटली जो पैसा आ रहा है वो पापा की जेब से आ रहा है ना, तो आप बोल सकते हो ना कि पैसे पापा ने ही दिए हैं। वही बात समझ में, तो वही कह रहे हैं कि x में चेंज होने के कारण t में चेंज हो रहा है, t के कारण y में हो रहा है ना, मतलब y को लगता है कि चेंज t की वजह से है, अब t जानता है कि ये पैसे पापा की जेब से हैं, है ना, ये x की वजह से है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि y में जो चेंज हो रहा है, मतलब डेल y विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, वो x की वजह से हो रहा है। इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसे हम ये बोल सकते हैं कि पहले तो जो हमारा डेल x है उसमें चेंज हुआ, पहले तो जो हमारा डेल t है, डेल t में चेंज हुआ x के रिस्पेक्ट में, और फिर जो हमारा डेल y में चेंज हुआ t के रिस्पेक्ट में, है ना।
टी में चेंज हुआ एक्स के हिसाब से, वाई में चेंज हुआ टी के हिसाब से, तो टोटल चेंज एक्स वाई में चेंज हुआ एक्स के हिसाब से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा। अब हमने क्या बोला था, आपको मैंने लिमिट पढ़ाया था, मैंने लिमिट में निकाला था चेंज। हमने बोला था कि अवकलन करना मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ज्ञात करना, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर ज्ञात करना प्यारे प्यारे बच्चों। तो वहां पे हमने एक प्रोसेस किया था, हमने चेंज निकाला था डेल वाई, है ना बच्चे, फिर उसमें डिवाइड किया था डेल एक्स का। ध्यान करो, जब पहली क्लास हमने डिफरेंशिएशन की पढ़ी थी प्यारे बच्चों, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा एक फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स हमारा एक फंक्शन था। हमने क्या किया था, हमने किया था बच्चों x में स्मॉल वृद्धि डेल एक्स कर दी थी, तो y में स्मॉल वृद्धि डेल y आ गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो y में स्मॉल वृद्धि डेल y आ गई थी, y प्लस डेल y। अब हमें अवकलन निकालना था, मतलब परिवर्तन की दर निकालना था। तो परिवर्तन की दर मतलब परिवर्तन का अनुपात, रेशियो ऑफ चेंज। तो बच्चे रेशियो ऑफ चेंज तब निकलेगा जब चेंज निकलेगा, मतलब परिवर्तन की दर तब निकाल पाओगे जब परिवर्तन निकालोगे। तो परिवर्तन कितना हुआ, y में डेल y हुआ, मुझे ये डेल y निकालना था, तो मैंने क्या किया था, इस y को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों में y से माइनस कर दिया था, f ऑफ x प्लस डेल x और माइनस y कर दिया था, है ना बच्चों, बात वही है ना। अब इस y से y कैंसिल, तो परिवर्तन इज इक्वल टू नया फंक्शन माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुराना फंक्शन। मैंने आपको बोला था अगर आपको अपना वजन चेंज करना है खाना खाने के बाद, तो खाना खाने का के पहले का वजन जो है वो करो, और खाना खाने के बाद का वजन है वो करो। तो बाद के वजन में पहले का वजन माइनस कर दोगे तो पता लग जाएगा वजन में कितना परिवर्तन आया। तो बाद का चेंज वाला फंक्शन चेंज के पहले वाला फंक्शन माइनस कर दिए तो चेंज आ गया। अब ये बच्चों आ गया चेंज। अब हमें परिवर्तन की दर निकालनी है। अपान में अपन ने क्या कर दिया था, डेल एक्स कर दिया था। अपान में अपन ने क्या कर दिया था, डेल एक्स कर दिया था। तो अवकलन निकालना मतलब परिवर्तन की दर निकालना, परिवर्तन की दर निकालना। तो बच्चे परिवर्तन की दर आ गई। परिवर्तन की दर का ध्यान करो, हमने क्या कर दिया था, लिमिट कर दिया था, लिमिट डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0। तो जब हमने परिवर्तन का दर का लिमिट निकाल दिया था प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो गया था, अवकलन dy अपॉन dx हो गया था। ध्यान आया प्यारे बच्चों को, नहीं आया? तो प्यारे प्यारे बच्चों, पुराना कॉन्सेप्ट एकदम से दिमाग में लेकर चलो। आज हो सकता है हमें इस चीज पर 5 वीडियो करने पड़े। आप सब रेडी रहना बच्चों, ताकि हम ये आज ही कर जाएं। शुरुआत में लेंदी प्रोसेस करेंगे, विधिवत तरीका करेंगे, लेकिन आज ही आप इसको डायरेक्ट करने लग जाओगे बच्चे। मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में, मुश्किल से 10 सेकंड में बड़े से बड़ा क्वेश्चन आज हमको सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने बोला शुरुआत में विधिवत करो, आपका जो ये भेजा है मजबूत हो जाए। उसके बाद उस भेजे में हथौड़ा लगा के अपन क्विक से सवालों को करना सीखें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी क्या होगा, अभी होगा ये कि अपन इसका लेंगे लिमिट। क्या करेंगे, लिमिट। तो लिमिट डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0, डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0, है ना प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ भी करेंगे डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0, यहाँ पे है डेल वाई अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत मजे से समझना बच्चों, मजा आएगा तभी, मजे से नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, तो लिमिट डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0, है ना, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, आपने लिमिट निकाली है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो, तो एफ ऑफ एक्स की अलग लिमिट और जी ऑफ एक्स की अलग लिमिट। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों, लिमिट डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0, डेल वाई अपॉन डेल टी, और लिमिट डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0, डेल टी अपॉन डेल एक्स, डेल टी अपॉन डेल एक्स। प्यारे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान करो, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x है, लिमिट निकल जाएगी, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx। परिवर्तन की लिमिट अवकलन होता है, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स परिवर्तन का अनुपात है, तो इसका जो लिमिट होगा वो अवकलन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये अपन ने कॉन्सेप्ट में देखा था। उसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान करो, यहाँ डेल एक्स है, यहाँ डेल एक्स है, यहाँ डेल टी है,
तो क्या लिमिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक चीज देखनी पड़ेगी। एक बार अभी इसको अपन ऐसे ही लिखे रहने देते हैं कि लिमिट डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0, फिर सबका एक साथ करेंगे डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो बच्चों लिमिट निकालने के लिए अभी हमें लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ डेल टी है तो यहाँ भी डेल टी होना चाहिए। तो एक बात देखो, अगर ये बताओ, अगर डेल एक्स 0 है, इसका मतलब क्या है? डेल एक्स, डेल क्या है? एक्स में परिवर्तन। डेल एक्स का मतलब एक्स में स्मॉल परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, अगर स्मॉल परिवर्तन 0 है मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम चलो, मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत गरीब है, वो कहता है कि मुझे कुछ देकर मेरी वर्तमान परिस्थिति बदल दो भाई। तो तुम बोलो चल मैं तुझे 0 रुपए देता हूं, आज से तेरी परिस्थिति बदल जाएगी। तो क्या उसकी परिस्थिति में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वही डेल एक्स मतलब 0, मतलब एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों। तो बताओ, जब एक्स में चेंज नहीं होगा तो क्या टी में चेंज होगा? नहीं होगा। तो भाई जब एक्स में चेंज नहीं तो टी में चेंज नहीं। अब लगातार ही कर लो, जब टी में चेंज नहीं तो वाई में चेंज नहीं। तो प्यारे बच्चों डेल वाई भी 0। मजा आया कि नहीं आया? कनेक्शन, ये कनेक्शन है बच्चे। ये कनेक्शन मैं इधर बनाता हूं तो आपका मुझसे कनेक्शन बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कनेक्शन पे ही दुनिया टिकी हुई है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब अपन बोल सकते हैं कि डेल एक्स 0 है भैया, तो डेल टी भी 0 होगा, है ना? डेल टी भी 0 होगा। और अगर प्यारे बच्चों डेल एक्स 0 है तो डेल एक्स 0 चाहिए ही हमें यहाँ पे, है ना? डेल एक्स 0 हमको यहाँ पे चाहिए ही। तो डेल एक्स, तो ठीक है, डेल एक्स 0 ही है, तो डेल टी अपॉन क्या हो जाएगा? डेल एक्स हो जाएगा। अभी प्यारे बच्चों इधर अपन मिटा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझो यार, सब समझ में आता है। बच्चे पता नहीं क्यों छोड़ते हैं, टीचर ही छोड़ देते हैं, तो बच्चे क्यों ना छोड़ें। परिवर्तन का लिमिट, लिमिट ऑफ चेंज क्या होता है? डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कर चुके हैं अपन। परिवर्तन का लिमिट अवकलन डी वाई अपॉन क्या है? डेल वाई अपॉन डी डेल टी, तो डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। बोलना चाहो तो बोल दो कि भैया हमने लिमिट में देखा था कि अगर लिमिट डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0 हो तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट हमने देखा था प्यारे बच्चों। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इसे प्यारे बच्चों हम श्रृंखला नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे श्रृंखला नियम कहते हैं। इसे हम श्रृंखला नियम कहते हैं। श्रृंखला नियम, चैन रूल, है ना बच्चे? चैन रूल कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। मैं तो बच्चे इसे एक नया नाम देता हूँ, टी नियम। नया नाम नहीं है, कुछ जगह रख लिखा किताबों में, इसे अपन टी नियम बोलेंगे, क्योंकि बार बार अपन टी 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 हर चीज को टी मानेंगे, टी मानेंगे, टी मानेंगे। कितना बज गया? टी का टाइम हो गया। तुम लोग यार इतना दूर दूर रहते हो, ना कभी चाय के लिए पूछते हो, ना कभी कॉफी के लिए पूछते हो। पता नहीं कैसे बच्चे हो यार, हद है यार तुम लोगों की। मतलब चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। टी टाइम तो हुआ है, लेकिन तुम लोग को पढ़ाना भी जरूरी है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? श्रृंखला नियम कहेंगे, चैन रूल कहेंगे। तो अब सब मिटा दो, अब सिर्फ इतने से जो टी नियम आपने बनाया है उससे काम चल जाएगा। अतः उसे कुछ समझ ले, अतः उसे कुछ समझ ले। अब कुछ बच्चे कहीं और टीचर से पढ़े होंगे, फिर बोलेंगे सर आपने इतनी बड़ी महाभारत करवाई, हमारे सर ने तो सीधे ऐसा बोला है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसा लिख सकते हो कि डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। फिर आपने बोला क्यों लिख सकते हैं? तो आपको बोला होगा डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही ना बचेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। मतलब जो ये लिखा था वही ये भी लिखा था। तो बच्चे ये गलत है। आप dt से dt कैसे कैंसिल कर सकते हो? बच्चे dt तो चेंज इन t है, t में परिवर्तन है dt। तो आप जब परिवर्तन को ही हटा दोगे तो अवकलन कैसे होगा? परिवर्तन पर ही तो अवकलन बेस्ड है ना? डिफरेंशिएशन जो है बेस्ड है वो चेंज पर। अब आप चेंज को ही कट कर दोगे तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, है ना? तो ये कटता नहीं है, लेकिन हाँ आप समझ सकते हो
ऐसा आप भी समझ सकते हो, मैं भी बोल रहा हूं, अगर dy अपॉन अपन समझे अलग बात है, dy अपॉन dx को हम ऐसा कर सकते हैं, dy अपॉन dx है ना बच्चे, dy अपॉन dx, अभी भी dy अपॉन dx है, यहां भी लगा दो dt और यहां भी लगा दो dt, अंश में भी हर में भी कैंसिल कर दोगे वही आएगा। समझने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का मेन थ्योरी क्या था बच्चे अपन ने देख लिया। तो ये श्रृंखला नियम, चैन नियम, हाँ लेकिन ध्यान रहे कभी भी आप dt से dt को नहीं काट सकते, dt से dt को नहीं काट सकते, समझने के लिए समझ सकते हो ताकि याद रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया टी नियम। इसके बाद क्या कहते हैं, ये बिल्कुल इसमें लिखा है किताब में, इसे श्रृंखला नियम, चैन रूल कहते हैं। ध्यान रहे कि dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx में dt से dt को काट कर dy अपॉन dx नहीं बनाया जा सकता, dt से dt को काट कर dy अपॉन dx नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये भाई, dy अपॉन dx कैसे आया, x में चेंज हुआ मतलब डेल x हुआ तो डेल t हुआ, और डेल t हुआ तो डेल y हुआ, फिर डेल y अपॉन dx हुआ। तो भाई अगर डेल t को काट दोगे तो फिर चेंज ही नहीं है, तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। भैया चेंज की दुनिया है ना, चेंज मतलब खुला वाला नहीं कि दे दो भैया अल्लाह के नाम पे चेंज दे दो, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, आगे बढ़े फिर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा चैन रूल। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा, फिर टाइम में देखना पड़ेगा ताकि वीडियो आपको जल्दी मिल जाए, नहीं तो फिर अगर एडिट करना पड़ा तो फिर समझ जाओगे 4 घंटे बाद। तो अभी देखते हैं क्या हो गया टाइम, 7:18 मतलब होने ही वाला है, बस होने ही वाला है, 2 मिनट बचा है भाई, जल्दी कर भाई, जल्दी कर जल्दी कर। अगर मान लो dy अपॉन dx है, बहुत सारे फलन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ t है, मतलब y डिपेंड है t पर, अब ये t डिपेंड है किसी और पर, f ऑफ g पर, t डिपेंड है g पर, अब भैया ये g डिपेंड है f ऑफ x पर 3 बार, तो फिर dy 3 है ना, ये छोड़ दे भैया, यहां पे लिख दे dy अपॉन dx, हो गया dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब कर दो, क्या कर दो, dy अपॉन dg और dg अपॉन dt और dt अपॉन dx, ऐसा हो जाएगा। तो जितने भी हों इसको पढ़ाते चलो। देखो dg से dg कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल करना नहीं है, केवल समझा रहा हूं। तो क्या बचेगा, dy अपॉन dx ही तो बचेगा यार, dy अपॉन dx ही तो बचेगा। प्यारे प्यारे बच्चों, तो समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? आधे घंटे का ये वीडियो बन पाता है DSLR में, फिर एडिट करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आप परेशान ना होइए, आपके वीडियो देखते देखते हो सकता है वीडियो देखने के 15 मिनट बाद मैं आपको अगला वीडियो लेकर आऊं बच्चे, क्योंकि लेकर आना है, पढ़ना है आज डिफरेंशिएशन। आज अपन को टी रूल, चैन रूल एकदम से खत्म ही कर देना है प्यारे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस कॉन्सेप्ट का और निखरा हुआ रूप लेकर आते हैं। बहुत जल्दी करेंगे बच्चे ये एक्सरसाइज, अपन आज के आज करेंगे और अगले में बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।